हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही फेमस और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी पोएम माय लास्ट डचेस को डीपली एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कविता में क्या-क्या राज छुपे हैं। ओके, तो इस पूरी पोम को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम पोएट और पोम के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि वो दीवार पे लगी पोर्ट्रेट किसकी है, ड्यूक को अपनी पत्नी से क्या-क्या शिकायतें थी, उसका घमंड कितना बड़ा था, और फिर उस चिलिंग लाइन का मतलब समझेंगे, देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड। आखिर में हम नेपट्यून के स्टैचू और डाउरी की बात पर गौर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस पोएम को लिखा किसने, कहाँ लिखा और इसका स्टाइल इतना यूनिक क्यों है। सो द पोएट इज द ग्रेट रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो विक्टोरियन एरा के एक जाने माने कवि थे। अब ब्राउनिंग को इटली और वहाँ के आर्ट से बहुत प्यार था, और यही इंस्पिरेशन आपको इस पोम की सेटिंग में दिखेगा, जो इटली के फरारा शहर में है। टेक्निकली ये पोम राइमिंग कपलेट्स में लिखी है, मतलब हर 2 लाइन राइम करती हैं और आयाम्बिक पेंटामीटर में है। पर जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो है इंजाम्बिंट। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस एक लाइन पर खत्म नहीं होता, बल्कि अगली लाइन तक चला जाता है। इससे होता क्या है, पोम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी लगती है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा करती है। ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ये क्या होता है, इमेजिन कीजिए एक प्ले जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर बोल रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है जो बिल्कुल चुप है, साइलेंट है, और बात करते करते वो स्पीकर, यहाँ पर हमारा ड्यूक, अनजाने में अपने सारे राज, अपना असली कैरेक्टर सब कुछ रिवील कर देता है। हमें सिर्फ उसकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनने को मिलती है, और इसी वजह से वो हमें इतना सेल्फ सेंटर्ड और अनरिलायबल लगता है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द पोएम इटसेल्फ। सीन ये है कि ड्यूक ऑफ फरारा अपने महल में है और वो एक एनवॉय यानी एक मैसेंजर को एक पेंटिंग दिखा रहा है। ड्यूक कॉन्वर्सेशन शुरू करता है इन लाइन से। वो कहता है, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। मतलब ये दीवार पर मेरी पिछली डचेस की पेंटिंग है, देखो ऐसी लग रही है जैसे अभी भी जिंदा हो। राइट अवे माई लास्ट डचेस शब्द पर गौर कीजिए, इसमें एक पजेसिवनेस है, एक मालिकाना हक। फिर वो पेंटर का नाम लेता है, फ्रा पेंडोल्फ। फ्रा का मतलब होता है ब्रदर, यानी कोई मंक। अब सोचिए, एक इतना जेलस पति अपनी पत्नी की पेंटिंग बनाने के लिए एक मंक को क्यों चुनेगा? शायद इसलिए ताकि कोई और मर्द उसकी पत्नी को इतने करीब से ना देखे। और फिर आती है ये लाइन, जो ड्यूक के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देती है। वो कहता है कि पेंटिंग के ऊपर एक पर्दा है जिसे सिर्फ वो ही हटा सकता है, कोई और नहीं। जरा सोचिए, ये उसका कंट्रोल फ्रीक नेचर दिखाता है। जब डचेस जिंदा थी, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो अब वो उसकी पेंटिंग को पर्दे के पीछे छिपाकर कंट्रोल कर रहा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, पेंटिंग पर ये कंट्रोल डचेस पर उसके कंट्रोल के बारे में क्या बताता है? वेल, इट्स प्रीटी क्लियर, राइट? ये सिंबॉलिक है। ये दिखाता है कि वो डचेस को लाइफ में पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। तो अब उसकी मौत के बाद वो उसकी इमेज को कंट्रोल करके अपनी वो इच्छा पूरी कर रहा है। तो चलिए अब इस बात पर आते हैं कि ड्यूक को अपनी बीवी से आखिर प्रॉब्लम क्या थी, उसकी शिकायतें क्या थीं। वेल, सब कुछ शुरू होता है पेंटिंग में दिख रही डचेस के गालों पर स्पॉट ऑफ जॉय से, मतलब खुशी की एक हल्की सी मुस्कान से। ड्यूक कहता है, शी हैड अ हार्ट टू सून मेड ग्लैड, टू ईजिली इम्प्रेस्ड। बेसिकली वो कह रहा है कि उसका दिल बहुत भोला था, वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, वो हर चीज़ को, हर किसी को एक ही नज़र से देखती थी और खुश होती थी। अब नॉर्मली ये तो एक अच्छी बात है, राइट? लेकिन ड्यूक के लिए ये एक बहुत बड़ी कमी थी। तो डचेस को किन चीज़ों से खुशी मिलती थी? ड्यूक लिस्ट बनाता है, उसका दिया हुआ कोई गिफ्ट, शाम को डूबता हुआ सूरज, किसी ऑफिशियस फूल यानी किसी आम आदमी का दिया हुआ चेरीज का गुच्छा, या फिर वो वाइट म्यूल जिस पर वो राइड करती थी। ड्यूक का गुस्सा इस बात पर था कि डचेस इन सब चीज़ों को और उसके दिए हुए गिफ्ट को एक बराबर वैल्यू देती थी। उसे लगता था कि उसे सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ओके, तो अ लॉजिकल क्वेश्चन इज, अगर ड्यूक को इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो उसने अपनी वाइफ से सीधे सीधे बात क्यों नहीं की? उसे बताया क्यों नहीं? इसका जवाब एक शब्द में है, प्राइड। उसका ईगो, उसका घमंड। वो इस बात पर जलता था कि डचेस सबको एक जैसा थैंक यू बोलती थी। उसे लगता था कि डचेस उसके 900 साल पुराने नाम के गिफ्ट को, जो उसने शादी करके डचेस को दिया था, किसी के भी गिफ्ट के बराबर समझ रही थी। उसके लिए उसका फैमिली नेम, उसका स्टेटस, सब कुछ था, और वो चाहता था कि डचेस उसे बाकी सब चीज़ों से ऊपर रखे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ड्यूक का गिफ्ट, उसका 900 साल पुराना नाम,
और दूसरी तरफ है किसी के भी गिफ्ट्स, जैसे चेरीज का गुच्छा या एक सनसेट। ड्यूक के दिमाग में इन दोनों में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। और फिर डूक अपने कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है। वो कहता है, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टूप। वो कहता है कि अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताता भी तो वो स्टूपिंग होता, यानी झुकना होता, और मैं कभी नहीं झुकता। सोचिए, अपनी ही पत्नी से बात करना उसके लिए झुकने जैसा था। सो ड्यूक का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। डचेस की मुस्कान जो सबके लिए थी, उसे चुभ रही थी। और ये फ्रस्ट्रेशन हमें पोएम की सबसे चिलिंग, सबसे डरावनी लाइंस तक ले आता है। वो कामली कहता है, दिस ग्रू, आई गेव कमांड्स, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। ये बढ़ता गया, मैंने आदेश दिए, और फिर सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद हो गईं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ड्यूक ने अपनी पत्नी को मरवा दिया। नोटिस कीजिए, वो सीधे सीधे नहीं कहता कि मैंने उसे मार दिया, वो कहता है मैंने कमांड दिया, ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। ये उसकी मौत के लिए एक कोल्ड कैलकुलेटेड फ्रेज है। उसने उसे क्यों मारा? क्योंकि वो उसकी जिंदा दिली, उसकी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही वो ये कहता है, वो फॉरेन पेंटिंग की तरफ इशारा करता है। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। अब उसके पास एक ऐसी डचेस है जो हमेशा मुस्कुराएगी, लेकिन सिर्फ उसके लिए। एक डचेस जिसे वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और यू वोंट बिलीव दिस, ये सब बताने के ठीक बाद ड्यूक टॉपिक चेंज कर देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो वापस बिजनेस पर आ जाता है, जो कि है उसकी अगली शादी। वो उस एनवॉय से कहता है, आई रिपीट, द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस। बेसिकली वो कह रहा है कि मुझे पता है तुम्हारा मालिक काउंट बहुत जेनरस है, तो मैं जो भी डाउरी यानी दहेज मांगूंगा वो मना नहीं करेगा। जस्ट इमेजिन दी ऑडेसिटी। उसने अभी अभी हिंट दिया है कि उसने अपनी पिछली पत्नी को मार डाला, और अब वो अग्नि पत्नी के दहेज की बार्गेनिंग कर रहा है। और जैसे ही वो नीचे जा रहे होते हैं, ड्यूक एक और आर्ट पीस की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स, विच क्लाउस विंसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। ये पोएम के फाइनल लाइंस हैं और बहुत पावरफुल है। तो इस स्टैच्यू का मतलब क्या है? देखिए, नेपच्यून समुद्र का पावरफुल रोमन गॉड है, और सी हॉर्स एक छोटा, ब्यूटीफुल बट फ्रैजाइल क्रिएचर। ड्यूक खुद को नेपच्यून की जगह देख रहा है, एक पावरफुल गॉड, और वो सी हॉर्स को टेम कर रहा है, मतलब उसे पालतू बना रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वो सी हॉर्स कौन है? वो उसकी लास्ट डचेस है, और उसकी नेक्स्ट डचेस भी। ये स्टैच्यू उसके पावर और कंट्रोल के ऑब्सेशन का एक परफेक्ट सिंबल है, अ फाइनल एरोगेंट बोस्ट। पोएम यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ड्यूक ने एनवॉय के सामने अपनी पूरी सच्चाई क्यों खोल दी? वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? जरा सोचिए इस बारे में। शायद वो ये दिखा रहा था कि वो कितना पावरफुल है, कि उसे कानून का कोई डर नहीं है। या शायद ये उस एनवॉय के मास्टर के लिए एक नॉट सो सटल वार्निंग थी कि उसकी बेटी को, अ न्यू डचेस को, कैसे बिहेव करना होगा। So, that was our analysis of My Last Duchess. I hope you found this explainer helpful. If you did, please subscribe for more such content. Thank you for watching.